सब लोगों को प्रणाम और सुप्रभात। उपस्थित हो फिर से आपके बीच में। हम लोग जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज करके जो हमारा सब्जेक्ट है ग्रुप 1 का वो पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोगों ने पिछले 3-4 दिनों में कुछ पढ़ाई की है, और आज हम एक मुकाम पे आके रुके थे जहाँ से हम लोगों को आगे बढ़ना है। देखो भाई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बात करता है कि सरकारी डिपार्टमेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जानकारी अगर कोई भारत का नागरिक आके मांगे तो उसको वो जानकारी मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जानकारी मांगने पर ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसको पता लगेगा कि भाई सरकारी डिपार्टमेंट में क्या घोटाले चल रहे हैं, क्या गड़बड़ियाँ चल रही हैं, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। और एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जनता को पता रहे कि सरकार बंद कमरे में दरवाजे के पीछे क्या कर रही है। और कैसे पता चलेगा कि सरकार क्या कर रही है? तब पता चलेगा जब हमको सरकार से इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी, और इन्फॉर्मेशन कब प्राप्त होगी? जब हम मांगेंगे। लेकिन हम मांगेंगे तो सरकार इन्फॉर्मेशन दे ही देगी, इतनी सीधी तो नहीं है सरकार। तो इसका मतलब कोई एक्ट होना चाहिए, देश में कानून होना चाहिए, और कानून वो जिसको देश की जनता ही नहीं देश की सरकार भी माने। देखो भाई, कानून तो दोनों पे लागू होते हैं। अगर कानून एक बार बनते हैं तो वो सरकार पे भी लागू होते हैं और जनता पे भी लागू होते हैं। तो आरटीआई एक्ट करके एक कानून बना, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो कहता है कि हर सिटीजन का राइट है कि वो जाके इंफॉर्मेशन मांगे। और उस एक्ट ने सरकार पे ये जिम्मेदारी डाली कि तुमको इंफॉर्मेशन देना है और करेक्ट इंफॉर्मेशन देना है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये मिडवे इंट्रोडक्शन होता है। जब कोई बच्चा हमारे बीच में नया होता है तो हम 1-2 मिनट का इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि उसके लिंक बन जाए। इसलिए भाई चल क्या रहा है कम से कम, ठीक, आप लोगों के लिए। तो ये बेसिक इस एक्ट का ओवरव्यू है कि भाई सरकार की हर जानकारी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ताकि करप्शन पकड़ में आ सके, कहीं घोटाले तो नहीं हो रहे, ब्राइबरी तो नहीं हो रही, गलत व्यक्ति के नाम पे ठेके तो नहीं दिए जा रहे, टेंडर तो नहीं पास किए जा रहे। इन सब के लिए हर नागरिक जाके आरटीआई की इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। ठीक है भैया, पर क्या हर एक जानकारी देना पड़ेगी? हर जानकारी, चाहे वो कितनी ही सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, कोवर्ट, क्लैंडस्टाइन, गोपनीय, गुप्त, रहस्यमयी या क्लासिफाइड ही क्यों ना हो? सिनोनिम सुधर जाएंगे आपके कुछ और हो नहीं हो, वो सब तो हो गई होगा। वापस समझना, जानकारी कितनी ही रहस्यमयी क्यों ना हो, कितनी ही खुफिया क्यों ना हो, वो देना ही पड़ेगी। तो जवाब आया नहीं। ऐसे कैसे देना पड़ेगी? देश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी का सवाल है। जानकारियां तो दी जाएंगी, सिटीजन का राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके, लेकिन हर जानकारी नहीं दी जाएगी। वही जानकारी दी जाएगी जो दी जा सकती है। क्या? वही जानकारी दी जाएगी जो दी जा सकती है। तो फिर ये बताओ ना कि वो कौन सी जानकारी है जो नहीं दी जा सकती है। तो वो हम पढ़ने वाले हैं, एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन। यहां लाना था मुझे आपको। आगे हम क्या नहीं दी जाएगी? देयर आर सर्टेन इंफॉर्मेशन जो इस एक्ट के परव्यू से, इस एक्ट के एम्बिट से, इस एक्ट के दायरे से बाहर है। कौन सी इंफॉर्मेशन? तो जरा देख लें। मतलब ये वो इंफॉर्मेशन है जो नहीं दी जाएंगी। अगर हम हिंदी में सरल शब्दों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वो इन्फो या इंफॉर्मेशन जो नहीं दी जाएगी, सरल शब्दों में जो नहीं दी जाएगी। ठीक है भाई, ये हो गई हमारी हेडिंग। द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर द एक्ट। डिस्क्लोजर वर्ड का तो बेसिक समझते हो ना? डिस्क्लोजर मीन्स बताना, ओपन करना। ये वो इंफॉर्मेशन है जो ओपन नहीं की जाएगी या नहीं बताई जाएगी। पहला, फटाफट, डिस्क्लोजर दैट प्रिजुडिशियली अफेक्ट्स द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। वो जानकारी जिसको डिस्क्लोज करने पर देश की संप्रभुता और अखंडता पे खतरा आएगा, अफेक्ट होगी। एक देखो, एक एक शब्द देखना। डिस्क्लोजर यानी कि वो प्रकटीकरण अगर बताया गया तो, इफ इट इज डिस्क्लोज्ड तो क्या होगा? अफेक्ट होगा। अफेक्ट यानी प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, प्रभाव दो तरह से पड़ते हैं, गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट। तो गुड इफेक्ट बोला है कि बैड इफेक्ट बोला है? बैड इफेक्ट। बैड इफेक्ट के लिए उन्होंने एक बढ़िया लीगल वर्ड यूज किया, प्रिजुडिशियली। प्रिजुडिशियली ये वर्ड बार बार आएगा लॉ में, और हर बार बताऊं तो टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। पहले चैप्टर में जो जो नई चीजें हैं वो अगर हो जाए तो आगे हमारा रन स्मूथ रहेगा। तो प्रिजुडिशियली का अर्थ है नेगेटिवली, हानिकारक। प्रिजुडिशियली यानी हानिकारक, हानिकारक। तो वो इंफॉर्मेशन जिसका अफेक्ट होगा, अफेक्ट यानी प्रभाव, जिसको डिस्क्लोज करने पे प्रभाव पड़ेगा। कैसा प्रभाव पड़ेगा? पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, हानिकारक प्रभाव हो जाएगा। किस पे? द सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सोवेरेनिटी यानी संप्रभुता, संप्रभुता।
और इंटीग्रिटी यानी अखंडता। तो वर्ड तो आपने पढ़े हुए, सिंपल कर रहा हूँ, बता रहे। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फिर क्या आपको तो सोवरेनिटी पता है अच्छे से, है ना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है। ईईटी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, इसलिए कोई बात नहीं। तो सोवरेनिटी शब्द का अर्थ हिंदी में संप्रभुता, संप्रभुता में सम उपसर्ग और प्रभु शब्द और ता प्रत्यय है, 3 शब्दों से मिलकर बना है। सम उपसर्ग प्रभु वर्ड है, प्रॉपर वर्ड, और ता प्रत्यय है। ता मीन्स द स्टेट, ता मीन्स स्टेट। जैसे कि कोई मांगता है, मांगता है, सुनना, तो द स्टेट ऑफ बीइंग मांगने वाला इज कॉल्ड मंगता। समझ रहे बात? अरे बहुत मांगता है यार, ये तो मांगता ही रहता है दिन भर, इसको हर चीज चाहिए, पेन नहीं लाया, कॉपी लाया, टेस्ट देना है तो पेज फाड़ के दे दे यार, बड़ा मांगता है यार, खुद का तो कुछ लाता ही नहीं। ऐसा होता है, देयर आर स्टूडेंट्स लाइक दिस। तो द स्टेट ऑफ बीइंग दिस इज, जैसे कि कुरूपता, तो द स्टेट ऑफ बीइंग अगली। सुंदरता, द स्टेट ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल। ता समझ में आया? ता प्रत्यय, ठीक। सम का अर्थ होता है भली भांति। सम का अर्थ क्या होता है? भली भांति। तो सम यानी भली भांति, ता यानी स्टेट, और प्रभु यानी कि सुप्रीमेसी। प्रभु तो सुप्रीम व्यक्ति को बोलते हैं ना। देखो आप लॉजिक, इसके बाद जीवन में कभी आपको पूछना नहीं पड़ेगा संप्रभुता किसको बोलते हैं। हरी समझ में, द ओनली एंड द फर्स्ट एंड ओनली वे टू लर्न एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तो संप्रभुता यानी कि भलीभांति रूप से, सुप्रीमेसी पना, ता यानी पना, ममता, मम यानी मेरा, संस्कृत में मम यानी मेरा, इदम मम संगणकः अस्ति, यह मेरा संगणक यानी कंप्यूटर या लैपटॉप है, तो मम यानी मेरा, और ता यानी स्टेट। तो माँ में ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, इस तरह की स्टेट होती है माँ के अंदर, इसलिए माँ के अंदर ममता होती है, ममता से भरी। सुना है क्या? वाह भाई, हानिकारक से भी मेरे को हानिकारक बापू याद आ रहा था। मैंने कहा रहने दो, गाना गाने का टाइम नहीं आज। तो बात सुनो भाई, ता यानी द स्टेट। तो भारत का जो स्टेट यानी कि भारत का जो संप्रभुपना है, सुप्रीमेसी है, देश का जो बड़प्पन है, जो ग्रेटनेस है, जो इंडिपेंडेंस है, हम संप्रभु है या हमारे ऊपर कोई प्रभु है? 1947 के पहले हम संप्रभु थे क्या? नहीं, हमारे ऊपर कोई था, लेकिन उसके बाद जब हम आजाद हुए तो हम क्या हो गए? संप्रभु। अब हमारे ऊपर कोई नहीं है, ठीक। तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो देश की संप्रभुता और अखंडता को हैम्पर करे यानी नेगेटिवली इफेक्ट करे, यानी कि प्रिजुडिशियली अफेक्ट करे, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो भले ही वो आरटीआई एक्ट आपके देश में है, लेकिन फिर भी वो इन्फॉर्मेशन सरकार नहीं देगी। आसान एकदम, बोलो हाँ, बिंगो। सेकेंड इज डिस्क्लोजर दैट विल लीड टू एनकरेजमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जिसको डिस्क्लोज करने से ऑफेंस यानी कि अपराध को बढ़ावा मिलेगा, एनकरेज होगा अपराध, ठीक। जैसे कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में गए और आपने पूछा कि भाई हमको वो निर्भया केस में जो 16 साल वाला लड़का है उसका नाम चाहिए, नहीं बताएंगे क्यों? क्योंकि ऐसा करने से अपराध को बढ़ावा मिलेगा। पूछो क्यों मिलेगा? मैं खुन्नस में हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि उसका नाम पता मिल जाए तो मैं वहाँ जाऊँ और औरत पे हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। अरे बात को बाहुली अंदर है, अपने अंदर बाहुली आया हुआ है, तो मैं तो मार ही डालना चाहता हूँ उसको। सरकार चाहती है कि भैया वो जो 16 साल वाला था, 3 साल की उसको रिहेबिलिटेशन दिया, वो माइनर था, माना कि वो सबसे खतरनाक था, लेकिन वो माइनर था, उसको बचाना चाहिए, उसकी गलती होगी, उसने भुगत ली जेल जो भी भुगतनी थी, अब वो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल एकांतवास में चुपचाप, उसकी आइडेंटिटी किसी को डिस्क्लोज किए बिना उसको जीने दो अपनी ज़िंदगी। बचपन में गलती हो जाती है, ऐसा सोच के जो जुवेनाइल होते हैं, क्या होते हैं? वर्ड पकड़ो, जुवेनाइल। लॉ पढ़ रहे हो, लॉ के वर्ड जब मैं बोलूँ लिख लिया करो, जुवेनाइल। हाँ, जुवेनाइल के लिए हमारे देश में JUVENILE, जुवेनाइल यानी कि किशोर। किशोर तो समझते हो, एडोलेसेंट, किशोर तो सुना होगा हिंदी वर्ड। 18 पे वयस्क हो जाते हैं, अडल्ट। 14 तक बच्चे होते हैं, 14 तक चाइल्ड, 14 से 16 एडोलेसेंट या जुवेनाइल, और 18 पे अडल्ट। समझ गए कौन सी एज? जुवेनाइल मतलब 14 से 18, जो एडोलेसेंस होता है। ये एडोलेसेंट तो सुना होगा आपने कभी, है ना। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी हमारे देश में, क्या एक्ट का नाम है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो किशोरों की अलग से ट्रायल करता है, क्योंकि सिंस दे आर माइनर, they are not child but they are also not adults, there should be some special provisions for them to be tried separately
and it is the primary duty of the government to not to let juvenile stay with hardcore criminals. Otherwise, in the prison with hardcore criminals, they will become hardcore criminals and come out as even grave criminals. उनकी जेल भी अलग होती है जुवेनाइल की, रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, और कम सजा पा के वो बाहर भी हो जाते हैं. लॉजिक समझ में आया? बीच में हम लोग ऑफ ट्रैक हुए थे, फिर बैक आते हैं. ऑफेंस को एनकरेजमेंट मिले, ऐसा करने से हो सकता है सरकार को लगता है कि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने से ऑफेंस हो सकता है, ये व्यक्ति जाके मार देगा, ये सबको बता देगा, तो सब लोग पकड़ के उसकी लिंचिंग कर देंगे, पीट पीट के ही मार देंगे. तो अगर किसी ऑफेंस को बढ़ावा मिलता हो तो सरकार वो वाली इन्फॉर्मेशन छुपा ले जाएगी, बताएगी नहीं. समझ में आया? ठीक है, मतलब रटने की तो आवश्यकता ही नहीं है ना. चलो आगे क्या कह रहे थे, तीसरा पॉइंट, इन्फॉर्मेशन विच हैज बीन स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्क्लोजर बाय एनी कोर्ट और एनी ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल यानी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल यानी तो कोर्ट होता है, ये जानते हैं. कोई ट्राइब्यूनल बोलते हैं, कोई ट्रिब्यूनल बोलते हैं, दोनों सेम प्रोनाउंसिएशन है, मतलब दोनों का मीनिंग सेम है. इन्फॉर्मेशन वो जो स्पेसिफिकली प्रोहिबिट की है किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा, मनाई किया कोर्ट ने कि भाई ये इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं बताई जाएगी, तो फिर वो तो दी नहीं जाएगी, कोर्ट का आदेश है. फिर चौथा, डिस्क्लोजर दैट में कॉज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे कोर्ट की अवमानना, न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट यानी अवमानना. सुना ये वर्ड अवमानना? अवमानना का मीनिंग भी नहीं मालूम होगा फिर तो आपको. अवज्ञा, अवज्ञा सुना है? अवहेलना सुना है? अवहेलना है ना, उनका डिसरिस्पेक्ट काइंड ऑफ. तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जिसको अगर डिस्क्लोज किया गया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा. हमारे देश में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 भी है. लॉ बहुत सारा है, सब तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको. मैं बात करता भी हूँ कि भाई हम सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी अकेले ये चैप्टर जो हैं 3-3 महीने पढ़ सकते हैं. अकेला सीपीसी में 3 महीने पढ़, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पूरे 6 महीने साल भर पढ़ा सकता हूँ, खत्म किए बिना. रोज नया इंटरेस्ट, रोज आएगा आपको, रोज नया. लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक चैप्टर के रूप में हो, छोटे छोटे से. तो हम फिर भी कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर और एक पूरा सब्जेक्ट बना के साल भर पढ़ने के बीच में कहीं किसी तरीके से पढ़ाऊँ, ताकि आपका नॉलेज बहुत वाइड रहे, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा टाइम पे कोर्स भी हो जाए. तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें समय के साथ. तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट तो छोड़ो, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है? न्यायालय की अवमानना. मैं बाहर आया, मतलब सड़क पे निकला, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहीं भी टीवी चैनल पे, और मैंने कहा भाई भारत के सुप्रीम कोर्ट तो जो है बकवास है, रद्दी है, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को जो है आग लगाता हूँ. आग लगा दीजिए कानून के ऐसी किताबों को जज साहब. ऐसा फिल्मों में होता है, अपनी इंस्टाग्राम में रील दिखी होगी ये वाली, बोलो हाँ. उसमें फिर कुछ ऐसे प्यारे शब्द भी हैं अब्यूजिव, वो अपन यूज नहीं करेंगे. तो कहने का तात्पर्य ये भाई कि ये आप चलता नहीं है. वो माहिष्मती के संविधान को आप आग लगा दीजिए, देवसेना ऐसा माहिष्मती की किंगडम में जाके बोल सकती है, हम भारत में खड़े होकर नहीं बोल सकते कि भाड़ में गया ऐसा कानून, भाड़ में गया कोर्ट. मैं तो नहीं मानता कोर्ट के डिसीजन को. भाई साहब, अगर आप कहते हो कि कोर्ट के डिसीजन को हम गलत मानते हैं, ये बकवास डिसीजन है, रद्दी डिसीजन है, इसको तो कूड़े में डाल दो, आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हो. किसकी? कोर्ट की. मानना कोर्ट को, और कोर्ट को नहीं मानना. नहीं मानना मतलब अवमानना, ठीक है क्या? उन्नति, अवनति. अव इज ए नेगेटिव हिंदी प्रीफिक्स, ठीक. तो अवमानना, लॉजिक बैठ गया दिमाग में, कुछ होगी ना किसी से. न्यायालय के आदेशों की अवमानना करना. अगर इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि क्या क्या हुआ है अंदर सरकारी डिपार्टमेंट में, और उस इन्फॉर्मेशन के देने से कहीं कोर्ट की अवमानना हो सकती है, कोर्ट का कंटेम्प्ट हो सकता है, उससे एनकरेजमेंट हो सकता है कि लोग कोर्ट को गाली दें, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को छुपा ले जाएंगे. इवन कोर्ट्स कैन मेक मिस्टेक्स, ठीक. और कोर्ट की मिस्टेक अगर बोल ही दी जाए, गलती प्रकट करके, बड़े कई बार गलती करते हैं, लेकिन वो छुपा ली जाती है वो गलतियाँ. अगर बता दी जाए तो बच्चे डिसरिस्पेक्ट करना चालू कर देंगे, और वो ज़्यादा खतरनाक होगा. बड़ों ने गलती करके जो घर का बुरा नहीं किया, उससे ज़्यादा बच्चे बिगड़ गए और डिसरिस्पेक्ट करने लगे, तो पूरा परिवार तितर बितर हो जाएगा. तो कई बार बड़ों के द्वारा की गई गलती को छुपा जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि उसी से डिसिप्लिन बना रहता है. गलती किससे भी हो सकती है, इसीलिए. समझ में आई बात? बहुत अच्छा. तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो भले ही कोर्ट की गलतियां हो या कुछ भी हो सकता है, पीछे कुछ गलत भी हुआ हो, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन बताई दी गई तो कोर्ट की अवमानना हो जाएगी. और कोर्ट की एक बार अवमानना होने लगी, देश में सब करने लगे, तो किसी का न्याय पे विश्वास ही नहीं रह जाएगा. फिर तो कोई कोर्ट ही नहीं जाएगा, सब आपस में ही निपट लेंगे. तूने मुझे मारा तो मैं कोर्ट में जाने के बजाय मैं भी तुझे वहीं निपटा दूंगा हाथों हाथ. अंधा कानून है वैसे भी हमारे देश में. फिर तो जस्टिस ही नहीं बचेगा ना देश में. लोगों का कोर्ट पे विश्वास रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए. इसके लिए क्या जरूरी है कि कोर्ट की डिग्निटी मेंटेन रहे. और कोर्ट की डिग्निटी कब मेंटेन रहेगी? जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो,
और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब ना होगा? जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे कानून बना दिया जाए कि भाई कंटेम्प्ट करोगे तो सीधे जेल में डाल दिए जाओगे। तो आज आप मैं और कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते। आपको डिसीजन पसंद नहीं आ रहा है तो प्रोसेस है अपील के, आप बड़े प्रेम से अपील कर सकते हो कि सर हम इस डिसीजन से असंतुष्ट हैं, हमें लगता है कि कुछ और भी इसमें सुना जाना चाहिए था, देखा जाना चाहिए था। तो प्रेम से अपील हो सकती है, अपील गलत नहीं है, लेकिन निंदा नहीं कर सकते, क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते बाहर आके, और आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकते, वो कंटेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर कंसेप्ट? चलो फिर है इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस या ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एटसेट्रा। चलो भाई मार्क कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एटसेट्रा। कमर्शियल कॉन्फिडेंस यानी कि व्यापारिक कॉन्फिडेंस, यानी वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियल वर्ड तो सुना है ना आपने, गुप्त, सीक्रेट। तो कमर्शियल सीक्रेट जो होते हैं, कमर्शियल सीक्रेट का एग्जांपल जैसे कि सरकार ने कहा कि भाई इंदौर से देवास तक का रोड बनाने के लिए हमको टेंडर भरो, तो क्या मैं बड़जात्या इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हूँ? हाँ, बड़जात्या इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का मैं मालिक हूँ। मैं टेंडर भरूंगा क्योंकि मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को चाहिए भाई, 100 करोड़ रुपए बनाने में लगेंगे, रोड बनाने में पूरी जो कॉस्ट आएगी, तो मैंने 150 करोड़ का टेंडर भर दिया, 50 करोड़ मेरा प्रॉफिट, तो 150 करोड़ का मैंने टेंडर भर दिया। अभी कोई दूसरी कंपनी मान लो सरकार इंडस्ट्रीज लिमिटेड या सरकार बिल्डर्स लिमिटेड, उन्होंने भी टेंडर भरा, तो मैंने क्या करा, और एक तीसरी कंपनी पुरोहित इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तो पुरोहित इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने टेंडर भरने से पहले आरटीआई एप्लीकेशन लगाई, बोले वो बड़जात्या और सरकार इंडस्ट्रीज जो हैं, अलग अलग कंपनीज हैं, इनके टेंडर क्या है ये हमको बता दो, तो उस हिसाब से हमारा टेंडर भर देंगे। ये तो कमर्शियल एक्टिविटी है टेंडर भरना। क्या ये कमर्शियल एक्टिविटी कॉन्फिडेंशियल है? ये बताई नहीं जा सकती। अगर बताई दिया गया पुरोहित इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को कि भाई उन्होंने 140 करोड़ का टेंडर भरा है और बड़जात्या ने 150 करोड़ का टेंडर भरा है, तो ये तो झट से 130 करोड़ का टेंडर भर देंगे, और 1 करोड़ कम का भर देंगे, 139 करोड़ का। और सरकारी टेंडर किसको जाते हैं? लोएस्ट बोली को, कि भाई जो यहाँ से वहाँ तक का रोड 150 करोड़ में बना रहा है, एक 140 में बना रहा है, दूसरा 130 में बना रहा है, तो 130 सस्ता पड़ रहा है ना। अपना तो वही रोड 130 करोड़ में बन रहा है सेम क्वालिटी की सड़क के साथ, तो इनके खाते में टेंडर चला जाएगा, तो हम तो बाबा जी का ठुल्लू हाथ में लेके बैठ जाएंगे, हमको तो मिला ही नहीं। लॉजिकल बात है। ये बेईमानी अगर होती रहेगी और ये सीक्रेट अगर सरकार ओपन ही कर देगी, पुरोहित का कहना है कि भाई ये तो आरटीआई एक्ट में लिखा हुआ है कि सरकार को हर जानकारी देनी पड़ेगी, तो सरकार कहती है भैया आरटीआई एक्ट में ऐसी भी इंफॉर्मेशन है जो लिखा है कि नहीं दी जाएंगी। उनमें से एक ये है क्या? कमर्शियल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ये नहीं दे सकते हम आपको, नहीं तो धोखेबाजी हो जाएगी। दूसरा ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स मतलब व्यापार करने के सीक्रेट्स, इनको आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ ही जोड़ना है ना, ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कई बार हमारे बिजनेस के कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, बिजनेस सीक्रेट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं, जो हम रजिस्टर कराते हैं सरकार के पास। रजिस्टर कहाँ होंगे? गवर्नमेंट ऑफिस में जाके रजिस्टर होगा हमारा, ट्रेडमार्क ऑफिस में, पेटेंट ऑफिस में, कॉपीराइट ऑफिस में, और वहाँ जाके हमने सीक्रेट बताया कि हमने कैसे बनाई ये मशीन, और उसके बाद उन्होंने हमको पेटेंट देने के पहले ही वो इन्फॉर्मेशन किसी और को लीक कर दी। आरटीआई एप्लीकेशन लगाई उसने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई, बोले बताओ बड़जात्या जी ने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि उन्होंने ये फलाना मशीन इन्वेंट की है, वो कैसे बनाई है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, पेटेंट के लिए अप्लाई किया है, तो बताओ कैसे बनाई। और उन्होंने वो उसको आरटीआई एक्ट के तहत अगर दे दी तो वो भी बना लेगा, और वो भी बना लेगा, फिर वो आ जाएगा पेटेंट ऑफिस के पास और बोलेगा ये इन्वेंशन तो मैंने की है। फिर कोर्ट में फालतू का झगड़ा हो जाएगा कि इन्वेंशन तूने की कि मैंने की है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? याद करो कि जब वसी ने चिट्टी बनाया था, वसी ने चिट्टी बनाया था, मूवी का नाम याद आया? रोबोट 2.0 नहीं, रोबोट मूवी में जब वसी ने चिट्टी बनाया तो उसको डैनी मिला, डैनी डेंगजोंगपा, उसका गुरु, उसका मेंटर। तो वो बोलता है कैसे क्या बनाया तुमने, क्या? तो बोले सॉरी सर, अभी मेरा पेटेंट एप्लीकेशन पेंडिंग है, जब तक पेटेंट नहीं आता है तब तक मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने कैसे बनाया। रिमेंबर द वर्ड्स, है ना? लॉजिकल बात है, आप कहीं से भी चीज़ें उठा सकते हो, मूवी देख के भी आप बहुत सारा लॉ उठा सकते हो। मुझसे पूछते जाना समय समय पे, मैं आपको मूवी बताते जाऊंगा। आपने पूछा सर इस हफ्ते में फ्री हूँ, मैं बहुत सारा पढ़ ले, 3 घंटे का टाइम निकाल के एक मूवी देखना, कौन सी देखूँ, मुझसे सजेशन मांगना, मैं बता दूंगा, वो जो आपको मजा भी देगी और काम भी आएगी। ठीक, वैसे मैं आपको बोरिंग पिक्चर बताऊंगा, मैं खुद भी नहीं देखता बोरिंग पिक्चर, तो बात चलो वो बात की बात। अभी रोबोट मूवी देखने के बाद हमको समझ में आया कि चक्कर क्या है। जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन, इन्वेंशन कैसे बनाए इसकी जानकारी किसी को बता दोगे तो वो भी बना लेगा।
और बना के वो भी पहुंच जाएगा पेटेंट ऑफिस और वो ये क्लेम कर देगा कि ये इन्वेंशन तो मेरी है। फिर झगड़ा हो जाएगा, वो बोलेंगे कि सर ये तो कह रहा है इसकी है, आप तो कह रहे थे आपकी है। मैं बोलूँगा सर पहले कौन आया, मैं। तो वो बोलेगा सर पहले मैं भी आ सकता था लेकिन मैं बीमार हो गया था। ये मेडिकल सर्टिफिकेट झूठे लगा देगा कि मैं तो कोमा वोमा में आ गया था, कोमा से अब उठाऊँ। कोर्ट में प्रूव कर देगा झूठे सर्टिफिकेट लगा। कितना बड़ा विवाद की स्थिति, फालतू के नाटक नौटंकी हो जाएंगे, है ना। पेटेंट अगर उसको मिल गया गलती से तो ईमानदार आदमी मैं तो बैठा ही रह जाऊंगा और पेटेंट वो ले जाएगा और रॉयल्टी वो कमाएगा, अरबों खरबों वो कमाएगा। कितना बड़ा लफड़ा है, सोचो। तो क्या ये जरूरी है कि जब मैं पेटेंट ऑफिस में इंफॉर्मेशन दूं पेटेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है मेरी, दिमाग से बनाया है मैंने, इंटेलेक्ट से, या मेरा कोई ट्रेड का सीक्रेट है वो भी मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जब वो मैं सरकार के किसी डिपार्टमेंट के पास रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्क्लोज करता हूँ तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इन्फॉर्मेशन किसी और को डिस्क्लोज ना करे। तो भले ही वो इन्फॉर्मेशन सरकारी रिकॉर्ड में है कि नहीं है, मेरे पेटेंट की पूरी इन्वेंशन की जानकारी सरकार के रिकॉर्ड में है कि नहीं है, सरकार के हाथ में है। आरटीआई एक्ट के तहत इन्फॉर्मेशन मांगे तो दी जा सकती है क्या? नहीं दी जा सकती। यानी कि एवरी इन्फॉर्मेशन विच इज विद गवर्नमेंट इज नॉट डिस्क्लोजेबल, नेवर डिस्क्लोजेबल। अपन बना सकते हैं एनी इन्फॉर्मेशन विद गवर्नमेंट is usually under the coverage of RTI subject to certain exceptions and what are those exceptions पढ़ रहे हैं हम। कितने हो गए? 5 हो गए। फिर देखो, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। वाह भाई, किसी फॉरेन की गवर्नमेंट से कॉन्फिडेंस यानी विश्वास पे कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो ऐसी जानकारी सरकार नहीं देगी। उन्होंने बोला है, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई कुमकुम तेरे को कोई बात बता रहा हूँ लेकिन देख तो आस्था को मत बताना। तो और आपने आस्था के साथ कमिट कर रखा है कि मेरे को जो जो बात पता चलेगी वो मैं तेरे को बता दूंगी, लेकिन ये वाली नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, आप हो भारत की सरकार, ये है भारत के सिटीजन और मैं हूँ फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन गवर्नमेंट ने कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंस में आपको बताइए कि तुझे तो बता रहे लेकिन तू अपने किसी नागरिक को मत डिस्क्लोज करना। तो वैसे तो आप सारी इन्फॉर्मेशन बता दो लेकिन फॉरेन गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंस गोपनीयता से मिली है, विश्वास पे उन्होंने दिए, वो आप नहीं बता सकते। क्योंकि अगर बता दी आज तो बता दोगे, कल से आपको इन्फॉर्मेशन मिलना बंद हो जाएगी। जब मुझे मालूम पड़ेगा कि बेटा तूने उसको वो बात बता दी, मेरे को सब मालूम पड़ गई, तो अब आज के बाद मैं तेरे को अपने दिल की बात कोई भी बात नहीं बताऊंगा। ऐसे ही होगा ना, यही नियम है। भाई आपका नाम क्या है? शाश्वत भाई। अच्छा, आपसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, आपने मुझे लगाया था फ़ोन, पता है? हाँ कोई बात नहीं। तो अभिप्राय ये है कहने का कि यार किसी और ने अपने को कोई बात बट विश्वास से बताई है। इसके ऊपर मैंने कविता लिखी थी, मुझे याद दिलाना, बाद में कभी सुनाऊंगा मैं। कविता का नाम था राज, क्षणिका लिखी थी एक, हाँ 2-3 साल पहले, वो सुनाऊंगा मैं आपको। तो अभिप्राय ये है कि बस ऐसा मैंने कुमकुम से कहा, कुमकुम ने ये बात आस्था को बताई, आस्था से कहा कि तू किसी को मत बताना, फिर आस्था ने निशिता को बताई और उससे कहा कि तू किसी को मत बताना, और ऐसा करते करते सबको पता लग जाती है। और मजे की बात यह है कि पता किसी को नहीं है फिर भी पता सबको है। ये होता है ग्रेप वाइन, समझते हो आप क्या होता है? पढ़े लिखे लोग हैं, जो आपने पढ़ा है वो मैंने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है वो आपने नहीं पढ़ा है। इसलिए वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो आपने नहीं पढ़ा है। चल, तो ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी जाएगी। इसीलिए आपको पता है एक बात अच्छी, अब यहाँ पे एक नई बात बताऊँ आपको। नई बात ये है कि स्विस गवर्नमेंट ने, कौन सी गवर्नमेंट? स्विस कहाँ पे है? स्विस गवर्नमेंट कौन से देश की? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड की, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट इंडियन, वैसे स्विट्जरलैंड की स्विस। तो स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने उनके स्विस बैंकों में जो काला धन पड़ा है, ब्लैक मनी, इंडिया के बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोगों का, नेता लोगों का जो ब्लैक मनी पड़ा है, वो कितना कितना है उन स्विस बैंकों में, उसकी जानकारी भारत सरकार को दी है। 638 ऐसे कुछ, 600 से ऊपर कुछ अरबपतियों के नाम है कि भाई इन लोगों का पैसा हमारे यहाँ के खातों में है, स्विस खातों में, ऑन अ कंडीशन कि ये आप इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करोगे इंडिया में, ये इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के दायरे के बाहर रहेगी। तो इंडियन गवर्नमेंट चाह के भी उन लोगों का नाम नहीं बता सकते। अभी बता दें अंबानी अदानी तो अपन प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दे, साले बदमाश काला धन कमाते हैं। मान लो एग्जांपल दे रहा, हो सकता है अंबानी का नाम ना भी हो, मतलब जस्ट इन केस अगर किसी का नाम पता लग जाए, ये रिकॉर्डिंग नहीं होती होती तो मैं तो वही नाम लेता। हो रही है तो मैंने कहा इंडिया में जाएगा तो पहुँचते पहुँचते अंबानी तक पहुँच गया तो अभी अपना जियो का कनेक्शन कट हो जाएगा। एयरटेल भी पड़ी है मेरे पास एक सिम ऑलरेडी, थोड़ा महंगा पड़ता है, अब तो खैर बराबर ही हो गया सब। तो वापस आते हैं, अभी पता है क्या है भाई,
कि फॉरेन गवर्नमेंट ने अगर बोला है मत बताना तो फिर नहीं बताएंगे। ये उसका प्राइम एग्जांपल मिल गया, रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक, आगे देखो, एनी इन्फॉर्मेशन दैट एंडेंजर्स लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे किसी व्यक्ति का जीवन या उसकी फिजिकल सेफ्टी खतरे में आती है। अब यहाँ पे भी वही एग्जांपल लगा सकते हैं अपन, निर्भया वाले मेन आरोपी का जो मैंने दिया था, वैसा भी लगा सकते हैं। दो एंगल अलग अलग ले लिए, घटना एक ही उसमें एंगल अलग है। भाई बताने से ऑफेंस होगा, ये भी एक एंगल है, और ऑफेंस होगा तो इस व्यक्ति की लाइफ और सेफ्टी है वो एंडेंजर होगी, तो दोनों एंगल लगा के एक ही एग्जांपल में बना सकते हैं। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जिसको डिस्क्लोज करने से किसी की जिंदगी खतरे में आ सकती है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाएगी। ओके, बहुत अच्छा। और देखो ना, मान लो कोई व्यक्ति आतंकवादी के रूप में पकड़ाया, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत होता है ऐसा। जम्मू कश्मीर के हमारे अपने जो नागरिक हैं वही आतंकवादी बनते हैं बहुत सारे। तो समझ में आता है कैसे है, इसकी जानकारी है। देखो, जम्मू कश्मीर का कोई बंदा, मान लो उसका नाम है बुरहान वानी, ये नाम आपको सुना हुआ होगा इसलिए मैंने लिया है नाम। बुरहान वानी मर गया है, वो सेना ने मारा उसको, इंडियन मिलिट्री आर्मी ने। बुरहान वानी करके एक आतंकवादी, वो कहाँ का रहने वाला है? वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, पाकिस्तान से नहीं आया है। जम्मू कश्मीर का निवासी है, वहीं पैदा हुआ, वहीं पला, वहीं बड़ा। लेकिन पाकिस्तान में जो आतंकवादी आका बैठे हैं, बड़े बड़े आतंकवादी बैठे हैं, वो जो मिलिट्री ग्रुप चलाते हैं, मिलिटेंट्स, मिलिट्री के सामने है मिलिटेंट, याद रखना, मिलिट्री यानी सेना और मिलिटेंट यानी आतंकवादी। तो मिलिट्री किसको फेस करती है हमारी जे.एंड.के में? हमेशा मिलिटेंट्स को। पाकिस्तान की आर्मी से इतना युद्ध नहीं होते हमारे फायरिंग, जितनी मिलिटेंट्स की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होता है। इन्फिल्ट्रेशन समझते हो ना, घुसपैठ है ना, इंडिया में इलीगली घुसते हैं वो, उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। तो जब इंडिया में वो इन्फिल्ट्रेशन करते हैं पाकिस्तानी आतंकवादी, फिर आके कैंप चलाते हैं, बोले कश्मीर को आज़ाद करो, तुम कश्मीर की धरती पे पैदा हुए हो, तुम कश्मीर के बाशिंदे हो, कश्मीर तुम्हारा है, बर्रुए ज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, और तुम्हें स्वर्ग के स्वर्गवासी तो बोले अगर इस स्वर्ग को बचाने के लिए स्वर्गवासी भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जन्नत में 72 हूरें मिलती, कितनी हूरें, जिसको हम हिंदी में अप्सरा बोलते हैं, देवियां बोलते हैं, उसको उर्दू में हूरे बोलते हैं, हूर, हूर की परी बोलते हैं, हूर। 72 हूरें मिलेंगी, शराब मिलेगी। तो अगर अपनी ज़मीन के लिए, अपनी मादरे वतन के लिए, हम जिसको मदरलैंड बोलते हैं उसको मादरे वतन बोलते हैं वो उर्दू में, तो भाई अगर तुम मर भी जाओगे तो चिंता नहीं। तो पहले तो ब्रेन वॉश करते हैं उन 21 साल के, 20 साल के, 22 साल के लड़कों का, फिर उनको लगता है कि हाँ यार ये इंडियन गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा कश्मीर पे, कश्मीर तो हमारा है, तो वही आतंकवादी बन जाते हैं, कश्मीर के लोग ही आतंकवादी बन जाते हैं। फिर वो लड़का जो है हमारे खिलाफ आतंकवादी हमले करता है, पुलवामा करता है, या पुंछ करता है, मेंढर करता है। तो अभिप्राय यह है कि जब इस तरह से आतंकवादी हमले होते हैं हमारे यहाँ पे, सेना लड़ती है और सेना उनको मार गिराती है। अब आप समझना, वो जो आतंकवादी मरा है उसके खिलाफ पूरे देश में गुस्सा होगा, यार ये बुरहान वानी। अब किसी ने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई कि बुरहान वानी की पूरी डिटेल चाहिए, उसके आधार कार्ड, उसके माता पिता का नाम वगैरह, सरकार छुपा ली जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर बता दिया तो हो सकता है लोग, बुरहान वानी तो जो है सो है, उसके घर वाले, उसके भाई बंधु, भाई बहन, पति, अगर कोई लेडी हो तो उसका पति, हस्बैंड व्यक्ति हो तो उसकी वाइफ, सबको मारने की कोशिश करेंगे। साला ये बदमाश देश के 40 सैनिकों को मार दिया पुलवामा में, अब इसके पूरे खानदान को मार देंगे। ये गलत है, एक की सज़ा सबको नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन सरकार के पास अगर होगी भी तो भी नहीं दी जाएगी। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। फिर है एनी इन्फॉर्मेशन दैट एंडेंजर्स द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन। फिर है इन्फॉर्मेशन दैट विल ऑब्स्ट्रक्ट द इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन। वो इन्फॉर्मेशन जो देने से इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन ऑब्स्ट्रक्ट होगा। बता रहे इन्वेस्टिगेशन यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की जांच, और प्रोसीडिंग यानी कोर्ट की कार्यवाही। प्रोसिक्यूशन यानी कोर्ट की कार्यवाही, और इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच। जांच पुलिस या एजेंसीज करती हैं, सीबीआई प्रोसिक्यूशन करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट प्रोसिक्यूशन करती है। अंतर समझ में आया? प्योर लॉ के बंदे हो आप, है ना? अब आप हो जाओगे, मुझे मालूम है। तो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा हो, इन्हें बाधा पड़ रही हो, इसीलिए देखो अब आप एसएसआर के केस में अब जानकारी आना बंद हो गई, है ना? पहले कितने दिन तक न्यूज़ चली, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपको सबके नाम याद हो गए, दीपेश सावंत और नीरज सिंह, संदीप सिंह, संदीप पिठानी, सिद्धार्थ पिठानी, याद आ रहे हैं सारे नाम, रिया, शौविक और पूरी गैंग,
है ना। अब उनके नाम आना बंद हो गए, क्यों? क्योंकि सीबीआई अभी भी कर रही है जांच। अब क्या होता है कि हर वो जांच की आप जानकारी मांगो, क्या हुआ, आप कहाँ तक पहुँचे, तो एक एक इन्फॉर्मेशन अगर आरटीआई लगा के आप मांगते रहोगे और वो बताते रहेंगे तो इन्वेस्टिगेशन में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। और मजा क्या होगा मालूम है, कुछ ऐसी जांच करी सीबीआई की जिस व्यक्ति की कर रही है उसको पता भी नहीं है और उस दिशा में, सही दिशा में जा रहे हैं, और हर छोटी छोटी चीज़ कहाँ तक पहुँचे बता देंगे, तो उस तक पहुँच जाएगी, उस तक पहुँच जाएगी तो उसको सबूत मिटाना और भागना आसान हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोसिक्यूशन है वो ठीक से नहीं हो पाएगा अगर कोर्ट में प्रोसिक्यूशन चल रहा है तो, या एजेंसीज अगर इन्वेस्टिगेशन करें तो उनकी इन्वेस्टिगेशन में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, बाधा पड़ती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएंगी। ये वो इन्फॉर्मेशन है जिनको रोक लिया जाएगा। अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही सीबीआई, है ना। पहले सीबीआई के अधिकारी भी बताते थे कहाँ तक पहुंचे, किसकी इन्वेस्टिगेशन की, किसका इंटरोगेशन किया। नुपुर प्रसाद कर रही है पूरी लीड, है ना, बिहार की आईएएस है नुपुर प्रसाद, वो सीबीआई टीम की हेड है जो एसएसआर केस को संभाल रही है। आई बात समझ? तो अगर इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन ऑब्स्ट्रक्ट होती है तो वो इन्फॉर्मेशन, बोलो ना, नहीं दी जाएगी। फिर है कैबिनेट पेपर। कैबिनेट पेपर यानी कि सरकार के कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री के जो पेपर्स होते हैं, मंत्रालय के बीच के पेपर्स जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होते हैं, बताए नहीं जाते, वो कैबिनेट पेपर्स भी डिस्क्लोज, जब तक कि वो लॉ बन के या उनके ऊपर डिसीजन मेकिंग होकर पब्लिक नहीं होते तब तक कैबिनेट के पेपर डिस्कस, अभी जैसे बजट अभी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा कैबिनेट पेपर पर, या और भी कोई डॉक्यूमेंट जो अभी बिल नहीं बना है या सरकार ने जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की तब तक वो कॉन्फिडेंशियल है, तब तक वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। हर बात पहले से ही बता दी। शेयर मार्केट पर इफेक्ट पड़ सकता है ना अभी से, और सरकार अगर मान लो अभी भी बजट में चेंज कर रही हो, 1 फरवरी के दिन रखेंगे बजट संसद में, निर्मला सीतारमन, है ना। अब 1 फरवरी के पहले अगर वो बजट का कैबिनेट पेपर आउट कर दिया तो हो सकता है स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, कुछ ऐसे डिसीजन हो जिनसे अभी भी उन पे मंथन चल रहा होगा, लास्ट मोमेंट पे भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बैठते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। ये वो चीज़ें हैं जो इतनी अभी जल्दी से बताई नहीं जाएगी। दीज आर कैबिनेट पेपर्स, ठीक है क्या बच्चों? फिर है पर्सनल इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी डिस्क्लोज अनलेस इंटरेस्ट ऑफ अ लार्जर पब्लिक इज इन्वॉल्व। किसी व्यक्ति की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मेरी UIDAI इन्फॉर्मेशन, आधार कार्ड इन्फॉर्मेशन भारत सरकार के पास है क्या? मेरे फिंगरप्रिंट से लेके आंखों के आइरिस तक सब कुछ, 10 उंगलियों की फिंगरप्रिंट्स हैं, ठीक। और मेरा फोटो तो यदि उनके पास ठीक नहीं है, आधार वालों के पास जो फोटो होता है वो ठीक नहीं होता है। ऐसे इसके ऊपर भी बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स हैं, ये मैं हूँ, है ना वो, हाँ, ये मैं हूँ या कोई और है। इंस्टाग्राम हैज़ बिकम टिकटॉक, बेसिकली इट हैज़ बिकम टिकटॉक। इवन यू विल सी टिकटॉक रिटन ओवर देयर, है ना। वो जिनके पुराने टिकटॉक के वीडियोस रिकॉर्डेड है वो उसको कट करके 30 सेकंड कितने सेकंड के करके इंस्टा पे डाल रहे हैं। तो रील्स हैज़ बिकम टिकटॉक। नेवरदलेस मजा तो आ ही रहा है अपने को फिर भी। और कुछ नहीं, आपको वो एक ही डबिंग अलग अलग लोगों के द्वारा 50-60 मिलेगी। आप ऊपर स्वाइप करते जाओ बस, थोड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, अब ये 50 लोग करते हुए दिख जाएंगे आपको। ये सांडनी थी या सांडनी थी एक तो वो यशराज मुखाटे ने बड़ा बढ़िया काम किया है। हैं? रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था वाला देखा क्या आपने? रसोड़े में वो राशि थी खैर, थोड़ा सा हम भी, when after a day's hard work, when I feel a little bogged up and I feel a little bit of headache, I used to lighten my mood up by watching these things. I mean, I don't do these things obviously. Why do I need to do? मैं दिन भर ही कैमरे के सामने रहता हूँ मोस्टली। अब तो हमेशा ही रिकॉर्डिंग होती, घर पे करे तब भी, यहाँ करे तब भी, पर ठीक है, मज़ा है बड़ा। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दी जाएगी। मेरा फिंगरप्रिंट बता दो क्या है, या मेरे आईरिस से जो भी है मेरे मुझसे रिलेटेड, नहीं दी जाएगी अनलेस लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। कहीं खबर लग जाए कि भाई ये व्यक्ति तो आतंकवादी है और ये कोई आतंकवादी घटना प्लान कर रहा है, ये स्लीपर सेल है। स्लीपर सेल समझते हो ना? देखिए हॉलीडे मूवी अक्षय कुमार वाली स्लीपर सेल, आपको मालूम होगा उसमें क्या होते हैं, है ना। जो कहीं भी दबे छुपे सड़क पे चल रहे, अपने को मालूम ही नहीं आतंकवादी इसके हाथ में जो बक्सा उसमें बम है, कहीं भी जाके फिट कर देगा और धीरे से निकल लेगा और वहाँ पे बूम। समझ रहे बात को? स्लीपर सेल। तो भाई अगर सरकार को कोई खबर लगी कि भाई ये तो स्लीपर सेल आदमी है, तो हो सकता है फिर सरकार मेरी सारी जानकारियाँ डिस्क्लोज कर दे। अच्छा क्यों? इसके पीछे भी कारण है। मान लो कहीं मैं आधार रजिस्ट्रेशन कोई रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ, पेटीएम का, फ़ोनपे का, फिंगरप्रिंट लेते हैं ना पेटीएम रजिस्ट्रेशन में, या गाड़ी का फास्टैग कराते हैं तब भी कराना पड़ता है। अगर आपने अपनी कार पे फास्टैग कराए हो तो वो ये लगता है थंब इम्प्रेशन।
मजे की बात यह है कि अब सरकार हो सकता है मेरे थंब इम्प्रेशन को डिस्क्लोज कर दे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वैसे, तो एक्ट तो बोलता है कि नहीं डिस्क्लोज की जाएगी, लेकिन एक एक्सेप्शन दिया है, अनलेस इंटरेस्ट ऑफ लार्जर पब्लिक इज इन्वॉल्व, और देश की सुरक्षा एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है और वो इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो फिर मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकता है सरकार डिस्क्लोज कर दे। कहीं मैं जैसे ही हाथ रखूंगा और इधर मेरा वेरिफिकेशन होगा और उधर बेल बज जाएगी, रिंग बज जाएगी कंट्रोल रूम में, पुलिस कंट्रोल रूम में, कि भाई ये आदमी यहाँ पे है, जीपीएस से मेरी लोकेशन ट्रैक की जाएगी। हो सकता है 30 मिनट में, 15 मिनट के अंदर आसपास का जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो आके मुझे घेर लें और घेर के मुझे पकड़ के वहीं के वहीं न्यूट्रलाइज कर दें। हाथ पीछे, नीचे मुंह कर लो, अपने जो भी पोजीशन से सब ज़मीन पे डाल दो। आपने देखा होगा ऐसा न्यूट्रलाइज करते हैं, अब उससे कोई खतरा नहीं हो। हाँ, या सर पे ऐसे हाथ रख लो, ऐसा करते हैं। तो अनलेस लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, जनरली पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी व्यक्ति की डिस्क्लोज नहीं की जाए। क्या इन तमाम पॉइंट्स को सिर्फ बोल के 3 बार 4 बार और रटा के और आपसे बुलवा के यहीं पे याद करवाया जा सकता था? और वो भी आपको बहुत मजेदार लगता है जब उठ के जाते हैं यहाँ से, क्या पढ़ाया यार, सब क्लास में याद कर दिया, बोलो हाँ, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि इससे भी बेटर एक तरीका हो सकता है पढ़ने का। तब जब इसीलिए जब बाहर कहीं जाते हैं और आप पूछते हैं कि कैसा पढ़ा, बोले यार बहुत बढ़िया पढ़ाया, बहुत बढ़िया पढ़ाया, पर तब तक बहुत बढ़िया पढ़ाया जब तक बढ़िया से बढ़िया पता नहीं चला कि बढ़िया से बढ़िया क्या होता है। लॉजिक समझ में आया? और ये तभी पता लग सकता है व्हेन यू रीच, व्हेन यू गो। आ रही बात समझ? अब आपसे तो ये बोलने की बात ही नहीं है। चलो, क्या कुछ ऐसी एजेंसीज भी हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं? भाई इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी एग्जेम्प्टेड है तो समझ में आया कि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो नहीं दी जाएगी। कुछ एजेंसीज ही ऐसी हैं जिनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। क्या कहा? देयर आर सर्टेन एजेंसीज कि उन एजेंसी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। तो पहला एग्जेम्प्टेड एजेंसीज में द एक्ट एक्सक्लूड्स, एक्सक्लूड मींस एग्जेम्प्टेड, इंक्लूड, एक्सक्लूड, छोड़ के रखा है, बाहर ही है। कौन सी? सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल। इस एक्ट के पीछे एक शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल, उसके बाद फिर एक सेकंड शेड्यूल है। शेड्यूल में दिए गए हैं कुछ नाम। शेड्यूल का अर्थ ही होता है सूची, सूची में दिए होते हैं नाम। शेड्यूल मीन्स सूची, सूची में दिए होते हैं नाम। तो इस एक्ट के पीछे जो सेकंड शेड्यूल है, उस सेकंड शेड्यूल में कुछ नाम दिए हुए हैं। किसके नाम हैं? कुछ एजेंसीज के, जो एजेंसीज इस एक्ट से पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। पूछो कौन सी एजेंसीज हैं, नाम तो पूछो, 2-4 नाम बता देते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, नाम सुना है क्या इसका? रॉ, रॉ का नाम सुना है ना? वॉर मूवी देखी आपने? वॉर, वॉर देखी, और रॉ देखी? रॉ, रोमियो अकबर वॉल्टर, जॉन अब्राहम, रोमियो अकबर वॉल्टर, रॉ मैंने देखी, इट्स अ गुड मूवी। मुझे समझ में था जॉन अब्राहम इज एन अंडररेटेड एक्टर, इज अ वेरी गुड एक्टर। उसके सत्यमेव जयते अच्छी है, उसकी रॉ अच्छी है, उसकी मतलब मद्रास कैफे अच्छी है, बहुत सारी। फोर्स में भी था शायद वो, फोर्स 1 में भी और 2 में भी शायद, अच्छी मूवी बनाता है रॉ। रॉ आपको टाइगर जिंदा है में मिलेगा, टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर, इसमें भी रॉ एजेंट रहता है सलमान खान। रॉ देश की बहुत बड़ी एजेंसी। अजीत डोभाल रॉ में थे, अभी मैंने कहा था कल आपसे, अजीत डोभाल जो अभी एनएसए हैं हमारे देश के, वो रॉ में थे। तो रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी। इसके अलावा आईबी, आईबी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इसके अलावा जो हमारी सेना से रिलेटेड है, एनएसजी नाम सुना है आपने? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एनएसजी का नाम आपने सुना होगा, मुंबई अटैक में जब एनएसजी गई थी। स्टेट ऑफ सीज देखी है आपने वेब सीरीज? क्या देखते हो आप, क्या मतलब वही गायतोंडे सिंधवर हैं, गलत है? तो स्टेट ऑफ सीज देखो, बहुत अच्छी वेब सीरीज है। स्टेट ऑफ सीज में बताया गया है कि कैसे मुंबई अटैक हुए थे, एकदम व्यवस्थित तरीके से बताया गया है कि मुंबई अटैक कैसे प्लान किए गए थे। 26/11 वाले, 26/11 तो समझते हो? 26/11/2008, हाँ 26/11/2008 में जो मुंबई में अटैक हुए थे 4-5 जगह, छाबड़ हाउस में, ताज होटल में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के ऊपर, जो अलग अलग जगहों पे मास फायरिंग हुई थी, जिसमें हेमंत करकरे, तुकाराम ओंबोले, संदीप उन्नीकृष्णन, ये बड़े हमारे देश के जवान, सेना के, पुलिस के, एनएसजी के मरे थे, शहीद हुए थे, मरे थे, सॉरी, शहीद हुए थे। ये जो घटनाक्रम है आपको जब देखने में आएगा तब समझ में आएगा कि क्या था वो अंदर आपके, बहुत सारा इट मेक्स यू हाई ऑन एड्रेनलिन। सुना है ना आपने हाई ऑन एड्रेनलिन क्या होता है?
अंदर बहुत रासायनिक परिवर्तन होंगे, आपको बहुत थ्रिल महसूस होगा और एट द सेम टाइम गर्व भी महसूस होगा अपने देश के जवानों पे। तो वो 29 साल का लड़का संदीप उन्नीकृष्णन एनएसजी का जवान था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का, जिसने जाके वहां पर आमिर अजमल कसाब के सामने खड़े होकर सीने पे गोलियां खाई थी। समझ रहे बात को? तो और उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, शादी होने वाली थी, और वो बोल के आया था कि मैं आऊँगा, चिंता मत करो, मैं वापस आऊँगा। सुना है? बहुत सारी बातें हो जाती है आप लोगों से। ये आप मुझे बताइए, जो मैं बात कर रहा हूँ उससे आपको समझ में आ रहा है कि कितने महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश के। इनके यहाँ पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन, अभी आप जाओ सेना के पास, इंदौर में है मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर, महू, इंदौर के जस्ट पास में, वहाँ जाओ आप, वहाँ आपको अंदर ही नहीं जान देंगे पहली बात तो। एक पॉइंट के बाद बोला आप बाहर ही रहो, फिर भी अगर आप कोशिश करोगे तो बोलेंगे भैया हम शूट कर देंगे आपको, हमको स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है। इस पॉइंट के बाद कोई भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है मतलब वो सेना की जानकारी लेने वाला स्पाई है। तो अगर आप देखो, हम जानते हैं कि आप सिटीजन हो, जिद मत करो, नहीं तो हमको ऑर्डर है, हमको मारना पड़ जाएगा, आपको गोली मार देंगे, समझ रहे हो? तो आप जा ही नहीं सकते। जब अंदर ही जाना अलाउड नहीं है वहाँ पे, तो इन्फॉर्मेशन क्या देंगे वो? जाके ये पता लगाओ कितना असला बारूद है, कितनी गोलियां हैं, कितनी बंदूकें हैं, ताकि पाकिस्तान को खबर सको कि इंडिया में तो कुछ भी नहीं, सब बत्ती दे रहे, अंदर तो सब खाली पड़ा है, और पाकिस्तान को पता चल रहा है तो आके अटैक ही कर दे। समझ नहीं? तो उदाहरण बना रहे हैं, ऐसा है नहीं इंडिया बहुत संपन्न है, पर नहीं बताएंगे। चलो भाई, सेकेंड, इन एडिशन टू द अबोव स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो एग्जेम्प्ट एजेंसीज। इसके अलावा जो शेड्यूल में दे रखी है ना, इन एडिशन टू अबोव मीन्स ऊपर जो नाम दे रखे हैं शेड्यूल में, एनएसजी, बीएसएफ, आईबी वगैरह एटसेट्रा, इनके अलावा भी अगर ऐसी कोई एजेंसी है जिसको लगता है स्टेट गवर्नमेंट को कि इस एजेंसी को एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए इस एक्ट के दायरे से, क्योंकि इसके पास भी बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करके उस एजेंसी को भी एग्जेम्प्ट कर सकती है। ये फर्दर पावर्स है, जनरल पावर। पहले पॉइंट में तो नाम दे दिए कि सेकेंड शेड्यूल में जिन जिन के नाम लिखे हैं वो सब एग्जेम्प्टेड है। अब रॉ की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, आईबी की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, एनएसजी, बीएसएफ की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। समझ में आ रही बात? मतलब ये एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन है, एग्जेम्प्टेड एजेंसी है। अंतर समझ में आया दोनों में? अगर मैं एग्जाम में एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन दे दूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्जेम्प्टेड एजेंसी एंड एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट, तो कैसे लिखोगे आंसर? ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कहीं पे। और ये सीएस का मजा है ऐसा क्वेश्चन आना, यही तो प्रोफेशनल एग्जाम का मजा है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए एकदम आउट ऑफ द बॉक्स की कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता है। तो बताओ कैसे लिखोगे इसका आंसर? बोला तुम्ही सांगा। Exempted information means those information which will not be disclosed whether it belongs to an organization which is covered under RTI Act. Exempted agencies are those agencies which are totally exempted from RTI Act, and any information pertaining to such agencies will not be disclosed by the government under RTI Act. ठीक? और फिर एक दो एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन बता दो, फॉर एग्जांपल इन्फॉर्मेशन फलाना टीम का, और एजेंसीज में दो चार नाम बता दो, दो ही पॉइंट बन रहे हैं। ठीक? आ तो सकता है एग्जाम में मजे लेने के लिए क्वेश्चन, अगर आ जाए तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। हर चीज़ लिखी हुई नहीं मिलेगी नोट्स में या मॉड्यूल में। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो मॉड्यूल में कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ नहीं मिलता है, फिर भी एग्जाम में आता है, और बच्चे सोचते ही रह जाते हैं, घूम जाते हैं कि यार ये तो लिखा हुआ ही नहीं था, हमें इसका आंसर कैसे होगा। अपने पास ट्रिक है, जो कहीं नहीं लिखा हो वो क्वेश्चन भी आ जाए तो उसको कैसे देते हैं, अभी बताया एक आंसर। ठीक? ऐसी प्रिपरेशन चलती रहेगी अपने समय से। रोज एक आध क्वेश्चन तो मैं बताते हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो, और आप तैयार हो जाते हो। लेकिन मजे की बात देखो, ये जो एक्सक्लूजन है ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। ये जो एजेंसीज हैं ये एक्सक्लूडेड है, लेकिन ये जो एक्सक्लूजन है ये भी एब्सोल्यूट नहीं। मतलब इसका क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? कि कुछ तो ऐसी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर भी जो देना पड़ सकती है। वैसे तो इस एजेंसी की एक भी इंफॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज की जाएगी, लेकिन इसको भी हम एब्सोल्युटली नहीं बोल सकते इस बात को, इस एक्सक्लूजन को। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो दी भी जा सकती। कौन सी? या तो करप्शन के एलिगेशन हो या ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ हो, दो चीजें याद कर लो आप तो इसमें बस। मतलब एनएसजी, रॉ, आईबी, बीएसएफ, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाएगी क्या आरटीआई एक्ट में? नहीं। लेकिन इनमें अगर कहीं करप्शन के आरोप लगे हों किसी बीएसएफ अधिकारी पे, आईबी अधिकारी पे, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और दूसरा, अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ, एक सैनिक ने दूसरे सैनिक को मारा हो, रैगिंग की हो, रैगिंग इज ह्यूमन राइट वायलेशन, वो कर सकते हैं। सैनिक भी एक दूसरे के साथ कभी लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, तो सेना के अंदर ही अगर ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ हो तो ये वो जानकारी है जो देना पड़ेगी अगर कोई मांगेगा तो। लेकिन इसमें भी एक कैच है। कैच क्या है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है
ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की अप्रूवल लेना पड़ती है पहले इसके लिए, ठीक। This shall be given only with the approval of Central Information Commission within 45 days from the date of receipt of request। मतलब समझो, मैं गया और मैंने भारत की सेना में एक इन्फॉर्मेशन मांगी कि मेरे परिवार से एक व्यक्ति सैनिक बना था, मेरा बड़ा भाई सैनिक था, और वो पिछले 15 दिन से उसका कोई फ़ोन नहीं आया है, वो कहाँ है? मुझे डाउट है क्योंकि 15 दिन पहले जब उसने फ़ोन लगाया था तब उसने कहा था मेरे कुछ सीनियर्स मेरे को ट्रैक कर रहे हैं, मेरे रैगिंग कर रहे हैं, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो दिस इज़ एन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन। लेकिन ये जिस एजेंसी की इन्फॉर्मेशन है वो तो एग्जेम्प्टेड है, बेसिकली तो कोई इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, लेकिन ये वाली मिल जाएगी क्योंकि ये 2 एक्सेप्शन में से एक एक्सेप्शन में जा रही है ह्यूमन राइट वायलेशन में। पर इस इन्फॉर्मेशन को कितने दिन में दिया जाएगा? जिस दिन मैंने रिक्वेस्ट की है, मेरी रिक्वेस्ट उन्होंने रिसीव की, जिस दिन उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट रिसीव की उसके 45 डेज के अंदर अंदर, है ना, उसके 45 डेज के अंदर दी जाएगी। और उसमें भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो भारत का सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन का बॉडी है, इस आरटीआई एक्ट की सबसे बड़ी बॉडी सेंट्रल इंफॉर्मेशन, उनकी अप्रूवल लेना पड़ेगी और उनकी अप्रूवल मिलने के बाद ही ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो चीज समझ में आई? इस पूरे पॉइंट को समअप करना हो एग्जेम्प्टेड एजेंसी वाले पॉइंट को, तो कैसे करेंगे समअप, फटाफट से बताओ। सेकंड शेड्यूल में जिन एजेंसीज के नाम लिए हैं, इस एक्ट के पीछे जो सेकंड शेड्यूल है उसमें जिन जिन एजेंसीज के नाम दिए हैं वो एजेंसीज पूरी तरह से एक्सक्लूड हैं। उन एजेंसी से रिलेटेड एक छोटी से छोटी भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। फिर आगे कहा कि इसके अलावा और भी कोई एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो नोटिफाई कर सकती है और उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है अगर उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो। फिर तीसरे पॉइंट में जाके वो कहते हैं लेकिन ये जो ऊपर लिखे हुए 2 पॉइंट्स हैं, एजेंसियों के नाम हैं, इन पे जो इनको जो एक्सक्लूड किया इस एक्ट से, वो एक्सक्लूजन भी एब्सोल्यूट नहीं है। इन ऑर्गेनाइजेशंस में, इन एजेंसीज में भी अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन या एलिगेशन ऑफ करप्शन, एलिगेशन यानी आरोप, करप्शन के आरोप हैं या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन फिर देना पड़ेगी। लेकिन कब देना पड़ेगी? जब सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की अप्रूवल आ जाए और उसके लिए टाइम लिमिट 30, 35, 40 डेज नहीं है, 45 डेज। अब कितनी टाइम लिमिट हो गई हमारे पास? सुनो, 30 डेज जनरल, एपीआईओ से कहा हो तो 35 डेज, थर्ड पर्सन से रिलेटेड हो तो 40 डेज, लाइफ और लिबर्टी का सवाल हो तो 48 आवर्स, और एग्जेम्प्टेड एजेंसी की इंफॉर्मेशन हो बट रिलेट्स टू ह्यूमन राइट वायलेशन और एलिगेशन ऑफ करप्शन तो सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सीआईसी 45 डेज। तो कितनी टाइम लिमिट है हमारे पास? 4-5 टाइम लिमिट इस एक्ट में। लेकिन इन 5 टाइम लिमिट में सबसे जनरल टाइम लिमिट कौन सी है? 30 डेज इफ एप्लीकेशन इज मेड टू पीआईओ। नो कंफ्यूजन एट ऑल। PAKKA पक्का? चल, आप लोगों ने बहुत प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। अब अपन अगली मुलाकात कल करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। कल हम लोग इन्फॉर्मेशन कमीशन से पढ़ेंगे। अब कमीशन क्या होता है? बॉडी वो जो बनी इन्फॉर्मेशन कमीशन 2 लेवल पे है, स्टेट, सेंट्रल, कहाँ कहाँ कौन कौन अपॉइंट होता है, फलाना ढिमका, चार्ट फॉर्म में पढ़ लेंगे तो बहुत आसान हो जाता है पढ़ना। चलो भाई, कल मिलते हैं, एंजॉय योरसेल्व्स।